नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर निशाना, बोले केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से मौत संबंधी कोई डेटा नहीं मांगा। एमपी एमएलए के खिलाफ आपराधिक केस, हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर नहीं होंगे वापस, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली एम्स में इलाज कराने आए मरीजों को बड़ी राहत, 2 शिफ्टों में वर्किंग होगा ऑपरेशन थिएटर। राजधानी दिल्ली में घर बैठे मिलेगी लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस, 11 अगस्त को सीएम केजरीवाल करेंगे शुरुआत। और दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, बैलून बनाकर कर रहा था हथियारों की तस्करी। राजधानी दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कोरोना से मरने वाले लोगों को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र ने उनसे कभी भी ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों का डेटा नहीं मांगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि केंद्र ने जो रिपोर्ट जारी की है, क्या उसमें राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट ली भी गई थी या नहीं। अब आज के अखबारों में मैंने खबर पढ़ी कि केंद्र सरकार कह रही है कि उसने राज्य सरकारों से पूछा है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की डेथ कितनी हुई, और अखबार की रिपोर्ट बता रही है कि 13 राज्यों से जवाब मिला है। एक राज्य ने कहा है कि डेथ हुई है और बाकी राज्य कह रहे हैं कि नहीं हुई है। थोड़े दिन पहले भी मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी कि केंद्र सरकार ने 13 अगस्त तक का समय दिया है राज्य सरकारों को कि वो बताएं कि क्या डेथ हुई है, क्या ऑक्सीजन से उनके यहाँ कोई डेथ हुई है। मैं जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है, या केंद्र सरकार के हवाले से खबर छपी अखबारों में कि वो राज्यों से पूछ रहा है, मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ, अपने अधिकारियों से भी। केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है? आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। और केंद्र सरकार खुल के कह देती है कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो मौत ही नहीं हुई, राज्य बता ही नहीं रहे मौत हुई कि नहीं हुई। आप राज्यों से पूछोगे नहीं, आप राज्यों को काम नहीं करने दोगे कि भाई इस पे जांच करो, और आप कह दोगे राज्य बता नहीं रहे। राज्य बताएंगे कहां से जब आप राज्य से पूछोगे नहीं। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। जब आपने चिट्ठी नहीं लिखी तो आप ये दावा क्यों कर रहे हो कि राज्य सरकार बता नहीं रही है, राज्य सरकार जवाब नहीं दे रही है, राज्य सरकार बता नहीं रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, और बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। हम आज ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी, हो सकता है हुई हो। हमने इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी, उसको आपने एलजी साहब से कह के रुकवा दिया। अब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार बता नहीं रही, आप राज्य सरकार से पूछ नहीं रहे। तो मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि थर्ड वेव का खतरा सर पे है। ऑक्सीजन का जो क्राइसिस हुआ देश भर में, उसका दर्द अभी लोग भूले नहीं हैं, और थर्ड वेव अगर आती है तो ऑक्सीजन का क्राइसिस फिर से हो सकता है। इसलिए पूरी गंभीरता से ले इस चीज को, और अगर राज्यों से भी डेटा लेना है तो राज्यों से लिख के पूछे। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कोई भी राज्य सरकार उस राज्य में एमपी और एमएलए के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को वापस नहीं ले सकती। इसके लिए हाईकोर्ट से मंजूरी लेना अत्यंत आवश्यक होगा। देखिए खास रिपोर्ट। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सीजेआई एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा है कि राज्य सेक्शन 321 के तहत मिली ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिया जाएगा।
साथ ही कोर्ट ने विशेष MP, MLA और कोर्ट के सभी जजों को अगले आदेश तक सेवा में रहने का आदेश भी दिया है। एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जनहित में CRPC की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने की अनुमति है और इसे राजनीतिक विचार के लिए नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही पूर्व या मौजूदा विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस तरह के आवेदन अच्छे विश्वास में सार्वजनिक नीति और न्याय के हित में किए जा सकते हैं, न कि कानून की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए। एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने से संबंधित एक याचिका में सिफारिश की थी। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि धारा 321 के तहत मामलों को वापस लेने के संबंध में शक्ति के दुरुपयोग का मुद्दा हमारे सामने है। राजनीतिक अपराधीकरण के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों को उनसे जुड़ी जानकारी साझा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है या उम्मीदवार किसी मामले में आरोपी है तो इसके बारे में 48 घंटे के भीतर जानकारी दी जाए। उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में सुधार करते हुए ये आदेश सुनाया है। इस बीच कोर्ट ने MP, MLA के खिलाफ केस के तेज निपटारे के लिए विशेष कोर्ट बनाने के मसले पर केंद्र की तरफ से विस्तृत जवाब न आने पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि हम सरकारों को जवाब देने का अंतिम मौका दे रहे हैं। इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अगर आप एम्स में अपना या अपने किसी परिचित का ऑपरेशन कराने के लिए लंबी डेट की वजह से परेशान हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की कमेटी ने सुझाव दिया है कि एम्स के ऑपरेशन थिएटर्स को अब 2 पालियों में चलाया जाए। साफ तौर पर अगर ऑपरेशन थिएटर 2 पालियों में चलेंगे तो बड़ी संख्या में लोगों का ऑपरेशन हो सकेगा। जो लोग अभी तक डेट के इंतजार में परेशान रहते थे उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब अस्पताल में 2 शिफ्टों में ऑपरेशन थिएटर चलाया जाएगा। जी हां, अब मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि अब 2 पालियों में ऑपरेशन थिएटर को चलाने की तैयारी है। दरअसल दिल्ली एम्स में दूर दूर से लोग गंभीर बीमारी का इलाज कराने आते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण उन्हें ऑपरेशन के लिए लंबी तारीख मिलती है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ कमेटी ने इसकी सिफारिश की है, जो कि स्वागत योग्य है। इससे न सिर्फ मरीजों की सर्जरी जल्दी हो सकेगी, बल्कि उन्हें लंबी वेटिंग लिस्ट का इंतजार भी नहीं करना होगा। बता दें, देश के विभिन्न राज्यों के ऐसे मरीजों के लिए ये एक राहत की बात है। कमेटी ने इसके साथ ही मरीजों को राहत देने वाली कुछ अन्य सिफारिशें भी की हैं। अब आपातकालीन विभाग में कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यही नहीं, कमेटी ने 500 रुपए मूल्य तक के शुल्क वाली सभी चिकित्सीय जांचें निःशुल्क करने की भी सिफारिश की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक में मरीज को जल्द से जल्द विशेषज्ञ द्वारा उपचार किए जाने की आवश्यकता होती है, लेकिन एम्स के आपातकालीन विभाग में अब तक 24 घंटे इन रोगों से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं होती थी। इसके लिहाज से इन गंभीर रोगों के मरीजों को जल्द बेहतर उपचार देने के उद्देश्य से ये सिफारिश काफी महत्वपूर्ण है। बहरहाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस कदम से एम्स में आए मरीजों को काफी राहत मिलेगी और ये एक सराहनीय कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।
दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली वासियों को एक तोहफा दिया है। जी हां, कोविड के बाद दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी अब पूरी तरह से हाईटेक होता जा रहा है। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के अंदर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अब आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां, दिल्ली के अंदर 11 अगस्त से फेसलेस योजना शुरू हो जाएगी। क्या है ये योजना और कैसे आप घर बैठे अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली में घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले दिल्ली परिवहन विभाग की फेसलेस योजना के तहत 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग डीएल की परीक्षा दे पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए दिल्ली के सेंट्रल जोन के सराय काले खां और दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार आरटीओ कार्यालय में ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। बाकी आरटीओ कार्यालय में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑनलाइन परीक्षा के बाद 56 लर्निंग डीएल जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इंद्रप्रस्थ आरटीओ कार्यालय से इसकी आधिकारिक शुरुआत करेंगे। इसके बाद 11 अगस्त से सभी आरटीओ कार्यालय में घर बैठे लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा देने की शुरुआत हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक को परीक्षा की तिथि व समय बता दिया जाएगा। उसी समय आवेदक को ऑनलाइन आकर परीक्षा देनी होगी। सॉफ्टवेयर के जरिए ही आवेदक की फोटो को कैप्चर किया जाएगा। उसके फोटो को आधार कार्ड में लगे फोटो से चिन्हित किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा देने वाला ही आवेदक है। इस सेवा के शुरू होने के बाद उसे सिर्फ एक बार स्थायी लाइसेंस के समय ड्राइविंग टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सेवाओं में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एड्रेस चेंज, लाइसेंस रेन्यूअल समेत अन्य सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। 15 अगस्त से पहले दिल्ली की स्पेशल स्टाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बैलून बेचने की आड़ में हथियारों की अवैध तस्करी करता था। ये शख्स मेवात का रहने वाला था और दिल्ली एनसीआर इलाकों में चलने वाले बदमाशों को हथियार बेचा करता था। 15 अगस्त से पहले द्वारका स्पेशल स्टाफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस टीम ने एक ऐसे हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है जो बैलून वाला बनकर हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने मेवात इलाके में रहने वाले हथियार सप्लायर मुफीद को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करता था। बताया जा रहा है कि ये शातिर सप्लायर पुलिस से बचने के लिए गुब्बारे बेचने वाला बनकर हथियारों की सप्लाई कर रहा था। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये बदमाश हथियार की सप्लाई करने जाफरपुर इलाके में आने वाला है। उसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने उस इलाके में ट्रैप लगाया और तस्कर को रंगे हाथ दबोच लिया। उनसे थोड़ी लो क्वालिटी की होती है और तकरीबन 40-50 हज़ार की वो क्रिमिनल्स को बेचते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम रहा और टोटल जो है 20 वेपन्स रिकवर करने में इसमें कामयाब। सर, ये जानकारी मिली है कि ये किन गैंगस्टरों को पहले देते भी थे या देने का प्लान था इनका? तो पहले भी हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, उसी की बेसिस पे हमने एक्चुअली काम किया है इसमें। 2 लोकल क्रिमिनल्स थे, ओम प्रकाश और सानू, जो हमने सितंबर में अरेस्ट किए थे। उसके बेसिस पे हमें टिप ऑफ मिली थी और उस टिप ऑफ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। फाइनली टोटल 33 वेपन रिकवर कर चुके हैं और जो लोकल गैंगस्टर्स हैं, वो नंदू गैंग कह लें, जठड़ी गैंग कह लें, मंजीत महल, उनके टच में रहे हैं और उनको भी ये वेपन देते रहे। अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? इसमें टोटल हम ये 7वां आदमी है जो हमने अरेस्ट किया है। पहले हम ओम प्रकाश और सानू को हमने अरेस्ट किया था, बीच में एक आदमी और रकमुद्दीन था, उसको हमने अरेस्ट किया था। उसके बाद 3 लोग और अरेस्ट हुए मेवात के रहने वाले थे और फाइनली जो है ये अरेस्ट हुआ है मुफीद सनम अय्यर। कुछ और पूछताछ में पता चला हो कि इसके और कोई साथी इसमें शामिल है? वो हम पूछताछ कर रहे हैं अभी। फिलहाल पुलिस को इसके पास से 20 सोफिस्टिकेटेड
पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल सप्लायर की चेन को तोड़ने के लिए लगातार स्पेशल स्टाफ की टीम धरपकड़ कर रही है और इसी अभियान के तहत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।